अस्सलाम वालेकुम जी। तो रीडर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो किस्त है वो 97 है। उम्मीद है आज की किस्त आपको बहुत अच्छी लगेगी। पढ़ के लाइक कमेंट आपने लाजमी करने हैं और मेरी वॉइस ओवर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, पढ़ने पे करना है आप लोगों ने। थोड़ी सी आवाज़ आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपना पढ़ें और अपने रिव्यूज़ दें, ठीक है। बहुत स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, पैरों में स्याह शूज़ पहने, चेहरे पर रुमाल बांधे, ब्राउन शाल अच्छी तरह अपने गिर्द दौड़े। वो नौजवान ऊंची सड़क के किनारे पर खड़ा आज बरसों बाद लौट आना नज़रों से अपना गांव देख रहा था। शिद्दत गम से उसका दिल फट रहा था। माजी की यादें उसके ज़ख्म फिर से हरे कर गई थी। इसी गांव में उसने अपने हाथों से 5-5 लाशें दफनाई थी। उसने नम नज़रों से अपने लरसते हाथ देखे थे। इसे आंखों से आश्क टूट कर हाथों पर गिरते जा रहे थे। इन हाथों में इतनी हिम्मत कैसे आई थी आखिर के? उसने सबकी लाशें उठाई थी। इस वजूद में कैसे हिम्मत आई थी कि वो अपने प्यारों को मिट्टी में दफना आया था। उन प्यारों को जिन्होंने कभी कपड़ों को मिट्टी तक न लगने दी थी, जो ज़मीन पर कदम भी फूंक फूंक कर रखते थे। दिल का दर्द पूरे वजूद में सरायत करता जा रहा था। उसमें लब हैं जो दिल का मकाम मसला था। और फिर नम नजरें सामने मरकूज़ की। चित्राल का ये गाँव जैसे पहाड़ों की बाहों में लिपटा हुआ था। बर्फ़ से ढकी चोटियों के साए में बहता हुआ दरिया और सब्ज़ वादियों में बिखरे खेत मंजर को जादुई बना रहे थे। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो रूह तक को छू रही थी। परिंदों की आवाज़ें गाँव की खामोशी में धुन की तरह बिखर रही थी। इन सब्ज़ पहाड़ों और बहते झरनों के बीच एक पुरानी मगर जलाली हवेली खड़ी थी। लकड़ी से तराशे गए बुलंद दरवाजे, खिड़कियों पर कुनंदाकारी और मेहराब नुमा बालकनियाँ उसके हुस्न को बढ़ा रही थी। इस हवेली की दीवारें वक्त की गवाही देती थी। कहीं कहीं रंग उतर चुका था, मगर लकड़ी की छतों और रंगीन रोश शीशों वाली खिड़कियों से गुजरती रोशनी अब भी इस ख्वाबों का महल बनाती थी। बुलाए मंजिल से नजर आता गाँव और दूर बहता दरिया और पहाड़ों के दरमियान खुला आसमान जैसे हर लम्हा कहानी लिखने के लिए तैयार था। ये हवेली सिर्फ ईंट और लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि अक्का खेल की शान थी। इसमें कई यादें, मोहब्बतें और राज दफन थे। उस नौजवान ने बहुत जल्द सांस भरकर आंसू पोंछे थे। अब इन आंखों में आंसू का शोभा तक न था।
बल्कि इनसे इंतकाम, जुनून और वहशत टपक रही थी। यहाँ क्या हुआ? मैंने तुम्हें बहुत याद किया, वो बड़बड़ाया था और फिर सड़क से ढलवान में उतरती पगडंडी पर छलांग लगाई थी। बातों की मुठियाँ भेजिया मकामी लोगों की तरह इस पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। दाएं बाएं गहरी खाएँ थी, मगर इसकी आंखों में खौफ का शब्द तक न था, जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजरा ही। गुजरा इन राहों पर था, उसको भला कैसा खौफ। उसके कदम फासला समेटते इस हवेली के करीब तर होते जा रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद वो हक्का खेल के गांव में दाखिल हो चुका था। उसकी स्याह आंखों की चमक देखनी थी। गांव में लोगों को देखता जा रहा था। उसके लोग कितने मासूम थे, कितने शरीफ थे। उनके चेहरों पर नरम मुस्कुराहट, एक सुकून था। मुकाबले यहाँ वहाँ देखते, फिर चेहरा झुका लिया। अब वो पथरीले रास्तों पर निगाहें जमाए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो उस हवेली के सामने था जो हक्का खेल की शान थी, मान थी। हवेली के गेट के पास ही गार्ड के बैठने सोने के लिए कोठरी नुमा कमरा था, जिसकी खिड़की बाहर के जिसकी खिड़की बाहर की जानब खुलती थी। उसमें बैठा गार्ड इसी तरफ देख रहा था कि अनजान शख्स को देखकर फौरन से अलर्ट हुआ। कौन है तुम? वो गुस्से से बोला। मेहमान हूँ, मरजान बीबी वाकिफ है मेरी आमद से। वो गार्ड को देखता बोला। ये वो गार्ड नहीं था जो पहले यहाँ मौजूद होता था। गार्ड चंद लम्हे से देखता रहा, फिर कुछ सोच कर गेट खोल दिया। वो सिंगल गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें अब इतराफ में दौड़ रही थी। हवेली का सीन इतना कुशादा था कि गांव के कई घर इसमें समा जाए। दरमियान में पत्थर का एक पुराना फव्वारा नस्ब था, जिसका पानी मुसलसल बहता रहता था और हर कोने को एक पुरसकून बख्शता था। दाएं बाएं सब्जा उगा हुआ था, जो कटाई के बाद बहुत भला लग रहा था। और सामने वो काबू के महल जैसी इमारत पूरी शान से खड़ी अपनी सालाब थी। काबिल की आंखें मुस्कुरा उठी थी। वो पथरीली रवश पर कदम रखता इमारत की तरफ बढ़ रहा था। वो मेन दरवाजे पर पहुंचकर चंद पल रुका था, फिर कुछ सोच कर वहां जाने के बजाय हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो खुबानी और से
बाग की तरफ खुलता था और इन दरख्तों से नीचे चश्मा बह रहा था जिसका पानी दूर बुलंद पहाड़ से निकलता इस पथरीले नाले में बह रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हवेली की इमारत के इस पिछले दरवाजे से गुजरता बगैर यहाँ वहाँ देखे। तेजी से सीढ़ियाँ फिसलने लगा। सीढ़ियाँ चूँकि साइड पर थी इसलिए सीटिंग एरिया में बैठे अफराद उसकी आमद से बेखबर थे। वो शाल में लिपटा वजूद ऊपर आता एक नज़र दाएं तरफ के कॉरिडोर पर डाले बाएं तरफ मुड़ा था। इसकी आंखों में अलग सी चमक थी। दिल की धड़कनें मामूल से बढ़ चुकी थी। वो इस औरत से मिलने जा रहा था जिसने 9 महीने अपने बतन में रखे इस वजूद को पैदा किया था और फिर शफ़क़त और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। वो नौजवान बरसों बाद उनसे रूबरू होने का सोचकर जज्बाती हो रहा था। कुछ लम्हों बाद मुकाबिल मतलूबा कमरे के सामने खड़ा था। उसने गहरा सांस भरा और फिर 2 उंगलियों से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं। अगले ही लम्हे अंदर से खूबसूरत नरम आवाज़ उभरी थी और मुकाबिल एक झटके से दरवाज़ा खोले अंदर आया मरजान बीबी जो सफ़ेद चादर अच्छी तरह सर पर जमाए बेड पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। आने वाले की अफरा तफरी भागते इसने सर उठाया इस तरफ देखा। सामने खड़े नौजवान को देखकर इसकी आंखों की पतलियाँ फैली थी। वो सराह सीमली से उसे देखते कुरान पाक बंद करते जल्दी से उठी थी। ज़ामा ज़वी ज़ामा कराना ज़वी मुर्दा कुर्बान शाबरता। वो खुशी से पुरजोश अंदाज में बोलती जल्दी से उसके सीने से लगी। मुकाबिल ने अपनी माँ को सीने से लगाया था। मेरा जिगर तुम आ गया, तुम वापस आ गया। आज मेरा सारा दुआएं कबूल हो गया। वो बेतहाशा रोती हुई बोली थी जबकि माँ का लम्स महसूस करते मुकाबिल की आंखें भी तेज़ी से भीगने लगी थी। तुम कहाँ चला गया था? तुम क्यों गया था? तुम्हारा बाद हम सारा अकेला हो गया था। तुमको पता था फिर क्यों गया हमें छोड़ कर? वो अब दूर रोती हुई उसके चेहरे से मास्क हटाकर उसका चेहरा चूम रही थी। मोरे मैं बदला लेने गया था। वो भीगी आवाज़ में बस इतना ही बोल सका। शिद्दत गम से उसकी सांसें सीने में दब गई थी। फिर हो गया बदला पूरा। वो इसका चेहरा देखती अजियत से बोली।
कुछ हो गया कुछ रहता। वो अपनी माँ की पेशानी चूमता बोला, हम थक गए बेटा, अब हम मैं तुमको खोने का हौसला नहीं, हम सब तुमसे दूर नहीं रह सकता, अब बस छोड़ दो ये बदला, अब हमारे पास हमारे पास रहो, हमारा दिल बढ़ जाएगा, तुम हमारा वाहिद सहारा है, हमसे दूर नहीं जाना, बस इधर रहना है। और इसके सीने से लगी बेतहाशा हो रही थी, मुकाबले से साथ लगाए बेड पर बिठाए इसको रोने दे रहा था। गम भी इतना बड़ा था, दिल का बोझ हल्का होना भी ज़रूरी था। तू नहीं चाहेगा ना वापस? मरजान बीबी ने अपने रूबरू बेटे को देखते पूछा। मैं जल्द वापस आऊँगा मोरिया, जो बच गए हैं उनको इंजाम तक पहुँचाना बाकी है। मैं माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ, और कत्ल तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेरा ख़ानदान ख़त्म किया, मैं उनकी नस्लें तबाह करके लौटूंगा। वो अपनी माँ के हाथ लबों से लगाए शेर की तरह दहाड़ा था। वो कुछ देर माँ के पास गुजार कर उन्हें तसल्ली देता। अब बाहर आता गेट की तरफ बढ़ रहा था। वो मुँह ध्यान चला जा रहा था, तभी ब्लैक चादर में लिपटी एक लड़की अंदर आई। मान सामने आते नौजवान को देखकर उसने आंखें सुकेड़ी। मुकाबिल को आंखों से पहचानते वो घूरती हुई तकरीबन भागती इसकी तरफ। तुम यहाँ? वो एकदम से चलाई थी। वो काबिल ने सर उठाकर इसे देखा। वो पहली नज़र में इसे पहचान गया था, ये वही बला थी। जो शाह हवेली में मत्थे लगी थी, तुम वही हो ना जो गार्ड बनकर शाह हवेली चोरी करने गए थे? वो उंगली गोल गोल घुमाती है, उसकी आँख देखती बुराई, जबकि उसके इल्ज़ाम पर मुकाबले मुट्ठियाँ भेजी। क्या चोरी किया था मैंने? इसने गुस्से भरी नज़रों से घूरते सरसार किया। खाना चोरी किया था तुमने, तुम्हारे साथ दो और भी थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। भूखे नंगों की तरह तुम खाना समेट तुम खाना समेट रहे थे जिससे पहले कभी नहीं खाया, तो वैसा खाना मुखारना चाह न जाकर बोलते बाकायदा अंडरवर्ल्ड डॉन की बेइज्जती कर रही थी। मुकाबिल ने निगाहों का जाविया बदलते अपने गुस्से पर काबू पाया। इस लड़की की ज़ुबान ब्रेकों से फेल थी। तुम यहाँ हवेली की तरह यहाँ भी चोरी करने आए? वो अब दोनों हाथ कमर पर टिकाया घूरते बोली। बकवास क्या बकवास, हटो सामने से, वो नीची आवाज़ में।
धारता इसे खींचकर अपने रास्ते से हटाया। आगे बढ़ा। बदतमीज भूखे नंगे आदमी, तुम चोरी करने के लिए यहाँ भी पहुँचे? मैं अंदर जाकर बताती हूँ सबको। सोनिया फूली सांसों की मापी। जबकि उसके इर्द गिर्द से वाकिफ होता, वो एकदम से कदम रोके उसकी तरफ मुड़ता, बाजू में दबोच किया। बेहतर है कि अपनी गज भर लंबी जुबान को मुँह में लपेट कर रखो, वरना मैं इसे तुम्हारी गर्दन के विद लपेटने में पल नहीं लगाऊंगा। इसके इल्ज़ाम पर उसका मीटर शार्ट हुआ था। वो भूखा नंगा चोर कह रही थी, वो जो करोड़ों की जायदाद का मालिक था। जाहिल लड़की, वो बड़बड़ाया, तुम्हारी इतनी जरूरत बेगैर है चोर तो मुझे धमकी। सोनिया के नगोश शुरू हुए थे, वजूद से आग निकलने लगी थी। उसकी ज़बान पर मुकाबले की बस हुई थी। वो बस इतना है। बर्दाश्त कर सकता। चुप, एकदम चुप। अगर अंदर जाकर कुछ भी बकवास की तो हमेशा के लिए तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। इसके बाद काटता पूरी शिद्दत से दहाड़ा कि सोनिया वहशत ज़दा सी अपनी जगह से उछली थी। वो बुरी आंखें फाड़े इससे आंखों वाले जवान को देख रही थी, जो गैर इंसानी आंखें निकाले सा गौरज़दा कर रहा था। उसने सख्त उंगलियां बाजू में दसती महसूस हो रही थी। तकलीफ से बुरी आंखों नमी दर आई थी, जबकि उसकी दहाड़ सुनकर अपने कमरे में बैठा गार्ड भी फौरन से बाहर आया था। वो कंधे पर बंदूक लटकाया हैरत से उन दोनों को लड़ते देख रहा था। मान मुकाबले कुनफा नज़रों से गार्ड की तरफ देखा तो
जो जवाब का इंतज़ार कर रही थी, सना ने हाय तहम्मुल से उसकी बात सुनकर फिर कुछ सोचकर एक्सक्यूज़ करती बाहर निकली। आलिक गाड़ी की कीज़ टेबल पर घुमाती सोचों में गुम थी। 10 मिनट से उसका इंतज़ार कर रही थी।
तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे। बस लगती हुई टेबल पर पड़ा अपना बैग झपटती थी तो मुस्कुर से बोली, बेगम आप शायद अपने शोर नामदार की पहुंच से नावाकिफ़ है, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि शायर कहा है एडवोकेट आपके शोहर के गरीब खाने में हाजिर होता रहता और मेरी सबसे अच्छी हेलो हाय है। आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह मुझे पाएंगे। इसलिए यह खुला नाम के कीड़ा दिमाग से निकाल कर मेरे साथ घर बसाने पर तवज्जो दी। आखिर कब तक आपके बगैर बेड पर तनहा तकिए को बाहों में भरकर सोऊंगा। बच्चे भी लेट हो रहे हैं हमारे, हम दोनों को कोस रहे होंगे। उनका ही सोच रहे हैं। वो इसके करीब होता है, एकदम से इसे खींच कर बाहों में भरे, इसकी ठोड़ी पर लब रखता, आंख बंद कर आंख बंद करता बोला। उसके जुमलों और लबों की गुस्ताखियों पर वो कान की लो तक सुर्ख पड़ी थी। बाहर में गए तुम और तुम्हारे बच्चे। अब इसके गिरफ्त में झटपटाई गई। इतनी तेजी से बादशाह उसके हाथ से बैग छीन कर टेबल पर टेबल पर रखता, उसे सोफे पर धक्का देता, घटा के मनीदिस पर छाया था। अस्तगफिरुल्लाह, हम पूरी फैमिली जन्नत में जाएंगे। ऐसा मत बोले, उन बेचारों का क्या कसूर। वास उसके गर्दन में चेहरा छुपाए तड़प कर बोला, तुम्हारा तो है। अपनी गर्दन पर उसके सरसराते लब महसूस करते हुए तेज सांसें भरते बोले। वास के लबों पर मुस्कुराहट मचली थी। वो जालिम अपने बच्चों के बाप को सजा देने पर डटी हुई थी। मैं आपका कसूरवार हूँ, मानता और माफ़ी मांगता हूँ। वो एक बाजू इसके कमर के गिर्द बांधे, दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा है पूरी तरह। अपने वजूद समझ कर तो उसके गर्दन पर शिद्दत निछावर करता बोझल आवाज़ में बोला। वो इसे शिद्दत से खुद में भेजता जा रहा था। मुझे तुमसे तलाक चाहिए हर सूरत में। इसके दस्तूर की गुस्ताखियों से लाल पीली फुली सांसों की माबीन बोली, मेरे वजूद में गोलियां उतारे स्नो वाइट, मगर खुद को मुझसे जुदा करने की कोशिश मत करें।
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मगर आपके हाथों से मौत को बोला। वो इसकी गर्दन से सर निकाले बेबसी से बोला, तो मुझे बचपन में ही मुझसे जुदा कर चुके हो। मैं तो अब खुद को नाम की बंदिश आज़ाद कर रहे हैं। वो तनाफुर से बोली, मैंने जुदा नहीं किया स्नो वाइट, तब आपका जाना ज़रूरी था। वो आली के लब चुभता बोला, जाना ज़रूरी था, रात तोड़ना भी ज़रूरी था क्या? सच बात तो ये है कि तुम पर, तुम्हारी फैमिली पर मैं बोझ थी, पर इसलिए मुझे सर से उतार फेंका। अब तुम लोग मेरे लिए बोझ हो और मैं ये बोझ साथ लेकर नहीं चल सकती। मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी। आगे बढ़ चुकी हो, मुझे वापस खींचने की कोशिश करोगे। मैं इस बार फिर से टूट जाऊंगी और ऐसा टूटूंगी कि तुम लोग मेरे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। वो हिस्सा खुद से दूर करने की कोशिश करते नम आवाज़ में बोली, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा स्नो वाइट। मुझे सिर्फ 2 दिन दिए, मैं आपको सब बताऊंगा। मगर आप किसी एडवोकेट के पास नहीं जाएंगे। वो इसकी खुशबू में गहरा सांस भर दूर होता गंभीरता बोला, मुझे तुम पर एतबार नहीं। आली भी फ़ौरन से उठकर कपड़े दुरुस्त करती बोली, एतबार करना पड़ेगा। यकीनन आप सारे सवालों के जवाब सुनना चाहेंगे। उसका बैग और कीज़ देता बोला, और इन जवाबात के बाद मेरा मुतालबा तुमसे अलहदगी का होगा। वो इसके हाथ से बैग और कीज़ झपट कर हाई हील की टिक टिक करते बाहर निकले। इसके निकलते सना मुस्कुराती हुई अंदर आई। कमरे का माहौल देखकर इसकी आंखें फैली। टेबल पर रखी फाइल्स फर्श पर पड़ी थी। चमचमाता फर्श चाय से रंगा हुआ था। कप के टुकड़े इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। ये सब वो फकत इतना ही बोली। वो थोड़ा जंगली बिल्लियाँ सना, उनकी तरफ से मैं माजरत कर दूँ। आवाज़ कान को जाता बोला तो यकलक सना का कहका गुंजा, ओ माय गॉड, बस तुम शेर होकर बिल्ली से डरते हो। अमेजिंग, इसे कहते हैं जन मुरीद। वो आंखें घुमा कर बोली, मैं अभी इतना नहीं हुआ जितना है। सना अब्बास ने मुस्कुराते हुए इसके शोर का नाम लिया तो वो खिलखिला उठी। मैं आपसे फिर बात करता हूँ, पहले उनको
पहले उनको सिक्योरिटी दे लो। अब्बास कहता फ़ौरन से कमरे से निकल गया। वो जैसे ही पार्किंग एरिया आया, आलिया अपनी रेड फरारी में बैठी गेट की तरफ बढ़ रही थी। अब्बास फ़ौरन से अपने ब्लैक क्रूज़र में बैठा, गाड़ी स्टार्ट। इसके पीछे ही निकला। अलिया शाह की गाड़ी आगे और अब्बास शाह की गाड़ी उसके पीछे पीछे प्रोटोकॉल दे रही थी, जा रही है। जितू रीडर्स एपिसोड कैसी लगी है ज़रूर बताएं। इस पे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड रिस्पॉन्स पे आएगी। ये टारगेट है, इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो अगली किस्त आएगी, वरना नहीं आएगी।